Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing very well and my voice is audible for all of you people. So I'm your host Ariba Makbul. Today we are here for a session. So let me introduce my organization first, जिसके through you guys are attending the webinars for enhance your knowledge day by day. So WESO, that is a basically wellness expert student organization, is a comfortable platform for all the students who want to work. It was starting working from November 17, 2021. There are multiple aims and purpose behind this organization. We all are here working to give our best to you people. It is an online working organization. It is our aim to give you a provide sorry guys, it is an online working organization. It's our aim to provide you guys the communication skills and give you a platform to speak, and you guys can do much more, be a part of our organization. So let's move on to our CEO, ma'am Sayeeda Fiza Glani, CEO of our organization. She's doing multiple things. She's an skin and hair expert, also aesthetic expert. She's also a dietitian and family consultant. And now move on to move on to our today webinar topic, that is on about the dietary treatment for hemorrhoid. For that, I would like to welcome Ma'am DN Huma Shehbaz. She did a BS in Human Nutrition and Dietetics, and also she is the founder of Urban Unicorn Pakistan. So, ma'am, are you here? Yes. So, ma'am, most welcome. Now you can start your topic. और slides सबको नजर आ रही हैं? Is this visible for all of you guys? Okay, thank you so much. No, welcome. And excuse me मैम, एक मिनट. एंड गाइज, जो भी आप लोगों के सवाल होंगे, मैम अभी सेशन स्टार्ट करने वाली हैं. जो भी सवाल होंगे उसके लिए हम लास्ट पे सेशन रखेंगे. पहले मैम को हम अपना लेक्चर कंप्लीट करने देंगे. आपको टाइम दिया जाएगा, एक टाइम पीरियड होगा जिसमें आप चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन दे सकते हैं. मैम वहां से भी आपको रिस्पॉन्स देंगे, और वैसे भी आप अपना अनम्यूट करके माइक वहां से भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. सो मैम, नाउ यू कैन स्टार्ट योर टॉपिक्स. ओके, आप काइंडली मुझे ये बता दें, मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? विजिबल है, बिल्कुल करेक्ट है. ओके, ठीक है, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. हमारा टॉपिक बेसिकली है डाइटरी ट्रीटमेंट फॉर हेमोरॉइड्स. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हेमोरॉइड्स जो है वो होते क्या हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हेमोरॉइड्स को हम जो है ना वो पाइल्स भी कहते हैं, ठीक है. और ये बेसिकली हमारा जो एनएस होता है और रेक्टम होता है, उसकी वेन्स जब उनकी स्वेलिंग हो जाती है ना, तो वो होते हैं हेमोरॉइड्स. अगर हम बात करें तो ये जो वेन्स होती है ना, इनको नॉर्मली उस एरिया में, एनएस और रेक्टम में जो वेन्स होती हैं, इनको हम अगर ये बिल्कुल ठीक भी हो ना, तब भी हम इनको हेमोरॉइड ही बोल रहे होते हैं. तो इसलिए ये एक कंफ्यूजन रहती है. हम इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन को भी हेमोरॉइड ही बोलते हैं, और इसकी जो नॉर्मल कंडीशन होती है तभी हम इसको हेमोरॉइड ही बोल रहे होते हैं, ठीक है. तो जब हम बात करते हैं ये पैथोलॉजिकल कंडीशन की, तो उसमें क्या होता है कि एनस और रेक्टम में जो वेन्स होती हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, सिमिलर टू वेरिकोस वेन. वेरिकोस वेन क्या होती है? वेरिकोस वेन होती है कि आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में वेन जो है, किसी भी किस्म की वेन इनलार्ज्ड हो जाए और ट्विस्टेड हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं वेरिकोस वेन, ठीक है. इनलार्ज और ट्विस्टेड हो जाती हैं रेक्टम और एनएस की जो वेन्स होती हैं, ठीक है. अब हेमोरॉइड्स जो है ना, ये रेक्टम में भी हो सकते हैं और ये एनएस में भी हो सकते हैं. जब ये रेक्टम इनसाइड द रेक्टम होते हैं तो हम इनको बोलते हैं इंटरनल हेमोरॉइड. आई थिंक किसी का माइक जो है ना वो अनम्यूट है, काइंडली म्यूट कर लें. होस्ट काइंडली इनका माइक म्यूट कर दें. ओके. अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये जो स्वेलिंग है रेक्टम की इनसाइड जब होती है, इनसाइड द रेक्टम जब स्वेलिंग हो जाती है ना, तो हम उसको बोलते हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स. और जब एनएस के अराउंड जो एरिया होता है अंडर द स्किन, वहां पे जब इन्फ्लेमेशन या वहां पे जब स्वेलिंग हो जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, ठीक है. तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हेमोरॉइड्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स एंड एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स. और इंटरनल हेमोरॉइड्स वो होते हैं जो कि इनसाइड द रेक्टम होते हैं, और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स वो होते हैं जो कि अराउंड द एनएस अंडर द स्किन होते हैं, ठीक है. होते वो भी स्किन के अंडर ही हैं, लेकिन एनएस के अराउंड होते हैं.
ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे जो है वो एक पिक्चर है जहाँ पे इंटरनल हेमोराइड्स और एक्सटर्नल हेमोराइड्स दिखाए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंटरनल हेमोराइड्स हैं ये रेक्टम वाले पार्ट में है और इनसाइड है। देखिए आप, आपको क्लियरली जो है वो नजर आ रहा है कि इनसाइड और आउटसाइड का डिफरेंस क्या है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल हेमोराइड्स हैं एनएस के अराउंड जो होते हैं वो बहुत ही आपसे कह लें कि बाउंड्री पे है। क्लियर, नेक्स्ट। हम अगर हेमोराइड्स के सिम्पटम्स की बात करें तो इसके साइन एंड सिम्पटम्स जो होते हैं ना ये यूजुअली डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ हेमोराइड्स पे, ठीक है। जैसे कि हमने बात की कि दो टाइप्स होती हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो इसी तरह से इनके साइन एंड सिम्पटम्स जो होते हैं हेमोराइड्स के ये भी वेरी करते हैं आपको कौन से वाले हेमोराइड्स हैं। नेक्स्ट, अगर तो एक्सटर्नल हेमोराइड्स हों, एक्सटर्नल हेमोराइड्स हमने देखा कि जो होते हैं ये अंडर द स्किन होते हैं अराउंड योर एनस, ठीक है। और इसके साइन एंड सिम्पटम्स क्या होते हैं, इचिंग होती है, इरिटेशन होती है एनल रीजन में। इसके अलावा पेन और डिस्कम्फर्ट वगैरह फील होता है, स्वेलिंग होती है एनस के अराउंड और ब्लीडिंग होती है। और ये जो पेन होती है ना ये इतनी स्वेयर होती है कि आप सम टाइम जो है ना वो बैठ भी नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है। और ये आपको सही वाली पेन फील हो रही होती है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल हेमोराइड्स में होता है जो कि अराउंड एनस अंडर द स्किन होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी सेकंड टाइप है इंटरनल हेमोराइड्स, उसमें ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा पेन फील नहीं होती, ठीक है। इसमें ये रेक्टम के अंदर होते हैं, इसलिए आप इनको देख भी नहीं सकते और इनको फील भी नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्सटर्नल हेमोराइड्स होते हैं वो चूंकि एक्सटर्नली होते हैं, स्किन के अंदर होते हैं, जस्ट वो बॉडी के अंदर नहीं होते, सिर्फ स्किन के अंदर वाली साइड पे होते हैं, तो आप उनको जो है वो फील भी कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरनल हेमोराइड्स होते हैं ना आप उनको फील नहीं कर सकते हैं। और बहुत रेयर ही ये केसेस होते हैं कि आपको उसमें कोई पेन हो या आपको डिस्कम्फर्ट वगैरह जो है ना वो फील हो। लेकिन स्ट्रेनिंग या इरिटेशन स्टूल पास करते हुए जो है ना वो आपको ये फील होती है। अगर आपके डेफिकेशन के दौरान आप कोई स्ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप उस पे जो कोई फोर्स है आप वो फोर्स आया अगर उस पे तो उसको हम स्ट्रेनिंग बोलते हैं। अगर डेफिकेशन के दौरान कोई फोर्स या इरिटेशन फील हो रही हो ना आपको तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको पेनलेस ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स। बाउल मूवमेंट का मतलब होता है कि डेफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको हम बाउल मूवमेंट कहते हैं। और तब आपको जो है वो पेनलेस ब्लीडिंग होती है, मतलब ब्लीडिंग तो हो रही होती है मगर आपको पेन नहीं फील होती, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है वो ब्राइट रेड कलर का जो है ब्राइट रेड कलर का ब्लड जो है वो आप अपने टिश्यू टॉयलेट या टॉयलेट में जो है उसको वो आपको नजर आता है, आप उसको नोटिस करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट करें, इसके अलावा हमारे पास एक थर्ड टाइप होती है जिसको हम थ्रोम्बस हेमोराइड बोलते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपका जो ब्लड पूल है एक्सटर्नल हेमोराइड में वहां पे वो एक क्लॉट बना दे, ठीक है, तो उसको जो है वो हम थ्रोम्बस हेमोराइड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्पेयर पेन होती है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और एक बहुत ही हार्ड किस्म का लंप जो है एनएस के अराउंड वो बन जाता है, ठीक है। तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया सबको, नेक्स्ट करें। ओके, अगर आपको जो है वो अच्छा अब ऐसा नहीं होता कि जब भी आपको ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग डेफिकेशन तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि वो आपको हेमोराइड्स ही हो। कुछ और भी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें ब्लीडिंग जो है वो स्टूल में ब्लड जो है वो पास आउट हो रहा होता है। अब वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं, उसमें कोलोरेक्टल कैंसर आ जाता है, इसके अलावा एनल कैंसर। जब आपको इनमें से कोई भी कंडीशन हो तब भी स्टूल में जो है वो ब्लड पास होता है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जब भी आपके स्टूल में ब्लड पास आउट हो रहा है तो वो आपको हेमोराइड्स हैं, ठीक है। और यूजुअली ये होता है कि आपको जब पेन स्टार्ट होती है आपको पता चलता है तो आप उसकी मेडिसिन वगैरह लेते हैं या आप अगर उसकी डाइटरी मैनेजमेंट आप करते हैं तो विद इन अ वीक वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो एक वीक के बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर आपको जो है वो डॉक्टर को विजिट करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपको रेक्टल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है या आपको जो है वो आप ये कह लें कि सुस्ती बहुत ज्यादा हो रही है, आपको जो है थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसका ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें भी जो है वो आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए क्योंकि जब आपकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उससे आपका ब्लड लॉस हो रहा है ऑब्वियसली। आप में जो है वो आयरन भी कम हो सकता है, जिसकी वज़ह से जो है वो आपकी बॉडी में कहने के सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करना पड़ सकती है। नेक्स्ट प्लीज़। कॉजेज़ की अगर बात करें कि ये जो हेमोरॉइड्स हैं, इनके कॉजेज़ क्या होते हैं? वैसे अगर हम इसके प्रेवलेंस को देखें ना तो 3 आउट ऑफ 4 अगर 4 पर्सन्स है ना तो उसमें से 3 जो हैं उनको मोस्टली जो है हेमोरॉइड फेस कर रहे होते हैं वो, ठीक है? अब इसके कॉजेज़ क्या हैं?
इसके कॉज में सबसे पहले इसका एग्जैक्ट कॉज जो है ना वो अभी तक अननोन है, लेकिन कुछ कॉजेस जो देखने में आए हैं कि ये कॉज इसका हो सकता है। उसमें क्या है कि आपके जो वेन्स हैं एनस के अराउंड उन पे कोई स्ट्रेस, प्रेशर या कोई बल्जिंग हो जाए अगर उनकी, या स्वेलिंग हो जाए, तो वहां से जो है ना वो हेमोराइड्स वहां पे बन सकते हैं। इसके अलावा हेमोराइड्स जो है वो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से भी बन सकते हैं, लोअर रेक्टम में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से। अब लोअर रेक्टम में प्रेशर जो है वो किस तरह से इंक्रीज हो सकता है? स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स, मतलब डेफिकेशन के दौरान आपको जो है वो फोर्स लगानी पड़े अगर, तो तब भी जो है वो आपको हेमोराइड्स होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम ऑन द टॉयलेट, हैविंग क्रॉनिक डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। सबसे मेन कॉज अगर हम इसका देखें ना तो वो कॉन्स्टिपेशन है। और बाकी कॉन्स्टिपेशन जो है उसमें ये होता है कि आपको डेफिकेशन करते हुए बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही होती है। उस फोर्स की वजह से आपके वहां पे वो जो मसल्स होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं, या आप ये कह लें कि मसल वीक हो जाते हैं। और इसके अलावा आपके जो मसल्स हैं उन पे फोर्स ज्यादा होने की वजह से भी वहां की जो वेन्स होती हैं वो भी डैमेज होने लग जाती हैं। इसके अलावा क्रॉनिक डायरिया, उसकी वजह से भी आपको हेमोराइड्स हो सकते हैं। अगर आप ओबीज हैं तो ओबीज हैं आप, आपका वेट ज्यादा है, तो उससे क्या होता है, उससे भी प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसमें चूंकि उनके प्लेसेंटा में बेबी होता है, तो उसकी वजह से भी बेबी जो है वो आउटवर्ड उसका आप कह लें कि आउटवर्ड उसका वो फोर्स उसकी आ रही होती है, तो तब भी जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी हेमोराइड्स जो हैं वो हो सकते हैं। हमने देखा होगा मोस्टली जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन यही होती है। इसके अलावा ईटिंग अ लो फाइबर डाइट, इस लो फाइबर डाइट की इंटेक की वजह से भी जो है वो हेमोराइड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। रिस्क फैक्टर्स, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप हेमोराइड्स के रिस्क पे हैं? तो उसमें सबसे मेन फैक्टर जो है ना वो एज है, ठीक है? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं या आपकी उम्र ज्यादा होती है, उसी तरह से आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपका हार्ट है, आपका किडनी है, और जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उनकी भी एज जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होती रहती है, ठीक है? और इनके जो टिश्यूज हैं वो क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लग जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और इसके अलावा स्ट्रेच की वजह से जो है अब उनकी वर्किंग थोड़ी कंप्रोमाइज हो जाती है। इसके अलावा जब फीमेल्स जो है वो प्रेग्नेंट होती हैं तब भी सेम यही सिचुएशन होती है। स्ट्रेस की वजह से जो है उनके मसल्स जो होते हैं एनएस वाले या रेक्टम वाले वो प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर पाते, ठीक है? क्योंकि बेबी जो होता है वो प्रेशर लगाता है एनल रीजन पे। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस आपको क्या फेस करनी पड़ सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस हेमोराइड्स की इतनी होती तो नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनमें एक एनीमिया है। किस तरह से कि जब आपको जो है वो रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, आपके स्टूल में ब्लड पास आउट हो रहा है, उससे आपके बॉडी में जो है ब्लड की या आपकी बॉडी में जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, और उसको जो है हम एनीमिया बोलते हैं। ये बहुत रेयर जो है, रेयर केसेस में ऐसा होता है। क्रॉनिक ब्लड लॉसेस जब हों आपको हेमोराइड्स की वजह से, तो तब आपको एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रैंगुलेटेड हेमोराइड, स्ट्रैंगुलेटेड हेमोराइड जो है जब आपकी ब्लड सप्लाई जो है इंटरनल हेमोराइड को वो कट ऑफ हो जाए। मतलब इंटरनल हेमोराइड हमने देखा था ना कि रेक्टम में होते हैं, तो जब रेक्टम में जो वेन है वहां की सप्लाई कट आउट हो जाए, तो उससे क्या होता है कि आपको एक पेन फील होती है, ठीक है? ये जो पेन होती है ना, इसको, या आप ये कह लें कि इसको स्ट्रैंगुलेटेड हेमोराइड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेन आपको तब हो रही है जब आपकी ब्लड सप्लाई जो है वो कट हो गई है, ठीक है? इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है, और इसको हम जो है इस रीज़न की वजह से नेम दे देते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हेमोराइड। इसके अलावा ब्लड क्लॉट, ओकेजनली एक क्लॉट जो होता है ना वो बन जाता है, जिसको हमने पहले भी देखा था, उसे हम कहते हैं थ्रोम्बस हेमोराइड, ठीक है? ये इतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेन कॉज़ करता है जब आप जो है डेफिकेशन के दौरान पेन होती है बहुत ज़्यादा, और ज़रूरत होती है कि इसको आपकी बॉडी से जो है वो रिमूव कर दिया जाए। नेक्स्ट। लेकिन ये जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है ना, ये बहुत कम ही देखने में आई हैं, ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशंस फेस नहीं करना पड़ती। अगर हम बात करें प्रिवेंशन की कि आप इसको प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं, तो जो सबसे बेस्ट वे है हेमोरॉइड्स को प्रिवेंट करने का, वो ये है कि ये हो क्यों रहा है कि आपकी जो वेन्स हैं उन पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है? तो प्रेशर को हमने कम करना है। प्रेशर को किस तरह से कम किया जा सकता है कि आपका स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो जाए और ईज़िली पास हो जाए, तो उससे क्या होगा कि जो मसल्स होंगे वहाँ पे उन पे प्रेशर कम आएगा, ठीक है? और हेमोरॉइड्स के जो सिम्पटम्स हैं वो कम हो जाएँगे। अब स्टूल को किस तरह से सॉफ्ट किया जा सकता है, हम वो देख लेते हैं। ईट हाई फाइबर फूड्स। हेमोरॉइड में ना अगर हम बात करें कि आपने डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या करनी है, तो उसमें जो मेन चीज़ होती है ना वो यही होती है कि आपने हाई फाइबर
हाई फाइबर डाइट देनी होती है और साथ में हाई क्वांटिटी में फ्लूइड देना होता है, वाटर ज़्यादा देना होता है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइबर ज़्यादा देते रहेंगे, पानी ज़्यादा नहीं देंगे, तो उससे कॉन्स्टिपेशन मज़ीद सीवियर हो जाएगी और उस पेशेंट की कंडीशन जो है वो मज़ीद सीवियर हो जाती है, ठीक है? अब फाइबर कंटेनिंग फूड्स कौन-से होते हैं? फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, होल ग्रेन्स जितने भी सीरियल्स हैं, ये सारे हमारे पास फाइबर कंटेनिंग फूड्स हैं। अब ये किस तरह से आपके स्टूल पे एक्ट करेंगे या आपके इसमें फाइबर होता है, फाइबर हमारे पास 2 तरह का होता है, एक सोल्यूबल फाइबर होता है और एक इनसोल्यूबल फाइबर होता है। तो ये वहाँ पे जाके जो है वो स्टूल को बल्क प्रोवाइड करता है, उसको सॉफ्ट कर देता है और बल्क प्रोवाइड करता है और उसके बाद क्या होता है कि फोर्स जो आपको पहले लगानी पड़ रही थी, वो फोर्स आपको जो है वो नहीं लगानी पड़ती है और इस तरह से आपका स्टूल जो है वो सॉफ्ट होके इज़िली पास आउट हो जाता है और आप ये कह लें कि आपका जो हेमोरॉइड वहाँ पे बना होता है, उसमें मज़ीद प्रेशर नहीं आता, वहाँ पे जो स्वेलिंग हुई हुई वेन होती है, उसपे मज़ीद प्रेशर नहीं आता और वो आहिस्ता-आहिस्ता हीलिंग की तरफ जाता है, ठीक है? तो अपनी डाइट में जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता फाइबर ऐड करना चाहिए जब भी आप कॉन्स्टिपेशन या आप हेमोरॉइड को ट्रीट करें। ऐसा नहीं कि एकदम से आप 1 दिन में ही बहुत ज़्यादा फाइबर लेना शुरू कर दें, आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो फाइबर इंट्रोड्यूस करवाना है अपनी डाइट में ताकि गैस का जो इश्यू है, उससे भी प्रिवेंट किया जा सके। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। जब आप हाई फाइबर डाइट लेंगे तो ऑब्वियसली आपने साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। ड्रिंक 6 टू 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। 6 से 8 ग्लास जो पानी है वो आपने 1 दिन में ज़रूर पीना है। दूसरे लिक्विड्स जो है लाइक अल्कोहल वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह इनको जो है वो आपने अवॉइड करना है, ठीक है? नेक्स्ट प्लीज़। ओके। अब कुछ आप ये कह लें कि ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको फाइबर जो है आपकी डाइट से इनफ क्वांटिटी में नहीं मिल रहा होता। क्या सिचुएशन हो सकती है? अब जो लोग गाँव में रहते हैं, उनको जो है चक्की का आटा या गंदम का आटा जो है वो ईज़िली अवेलेबल होता है और वो हमारे पास एक गुड सोर्स होता है फाइबर का। लेकिन अब सिटीज़ में जो लोग रहते हैं, उनके पास क्या होता है व्हाइट फ्लोर होता है, ठीक है? उनके पास इतनी एक्सेस नहीं होती कि वो चक्की का आटा ले सकें, तो वो व्हाइट आटा यूज़ करते हैं और फिर व्हाइट आटे में जो है वो फाइबर कम होता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपको फाइबर सप्लीमेंट्स जो है ना वो यूज़ करनी चाहिए। रिकमेंडेड अमाउंट अगर हम फाइबर की बात करें तो 20 टू 30 ग्राम्स पर डे होती है। या इसका आरडीएस जो आरडीएन आप कह लें कि 20 टू 30 ग्राम्स अ डे इसका ये होता है। इसके अलावा फाइबर के और और सोर्सेज़ क्या हो सकते हैं? सीलियम हस्क जिसको हम इसबगोल का छिलका बोलते हैं। तो ये सब जो है ये फाइबर के सोर्सेज़ होते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं हेमोरॉइड्स का ट्रीटमेंट करने में। अगर आप सप्लीमेंट्स यूज़ करें तो साथ में आपने जो है इस चीज़ की ज़रूर केयर करनी है कि आपने इनफ क्वांटिटी में जो है वो वाटर इनटेक करना है एट लीस्ट 8 ग्लासेस पर डे ताकि आपकी जो कंडीशन है वो मज़ीद वर्स ना हो। डोंट स्ट्रेन का मतलब ये है कि जब आपको अर्ज फ़ील हो जब आपको अर्ज फ़ील हो डेफिकेशन की तो आपने जो है वो उसको रोकना नहीं है, आपने उसको स्ट्रेन नहीं करना, आपने जो है उसको उसी टाइम पे जो है आपने डेफिकेट कर देना है। गो एज़ सून एज़ यू फ़ील द अर्ज। जैसे ही आपको अर्ज हो आपने उसी टाइम जो है वो उसको मतलब आपने उसको स्टॉप नहीं करना, आपने ये ट्राई नहीं करनी कि आप उसको जो है वो किसी तरह से रोक लें क्योंकि आप उसको कर तो लेंगे मगर क्या होगा कि आपका जो स्टूल होगा उसमें से वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा आपके साइड वाले एरिया में और आपका स्टूल जो है वो फिर से हार्ड हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको अपनी बॉडी से डेफिकेट करने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग डेफिकेशन आपको मज़ीद पेन होगी। नेक्स्ट। एक्सरसाइज। स्टे एक्टिव टू हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। आप कॉन्स्टिपेशन हो चाहे हेमोरॉइड्स हैं या आपने कोई भी आपकी किसी भी किस्म की डिजीज है ना एक्सपेक्ट रिस्पिरेटरी डिजीजेस एक्सरसाइज जो है वो हर सिचुएशन में हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि जितने आप एक्टिव होते हैं उतने आपकी बॉडी में डिजीजेस वगैरह जो है ना वो कम होती हैं। अब इस कंडीशन में एक्सरसाइज क्यों जरूरी है ताकि आपके जो प्रेशर है वेन्स वगैरह पे वो थोड़ा कम हो और इसके अलावा ज़्यादा टाइम बैठने से भी जो है ना वो आपके एनएस पे और रेक्टम पे जो है प्रेशर जनरेट होता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करें या वॉक वगैरह करें तो उससे ये होता है कि प्रेशर कम जनरेट होगा और आपके हेमोरॉइड्स जो हैं वो जल्दी हीलिंग उनमें होने लग जाएगी। अवॉइड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सिटिंग जो है वो आपने ज़्यादा देर नहीं बैठना, आपने मतलब जैसे ऑफिस में जो लोग वर्क करते हैं उनको ज़्यादा टाइम के लिए बैठना पड़ता है। तो हर 15-20 मिनट के बाद जो है वो आप 1-2 मिनट के लिए थोड़ा-सा उठ के आप चक्कर लगा लिया करें ताकि आपका जो प्रेशर बिल्ट हुआ था वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाए। आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाए और आपको जो है ये वाली कॉम्प्लिकेशंस फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट। ओके, दैट्स ऑल अबाउट हेमोरॉइड्स। अब आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
Excuse मैंने me, ma'am. आपको जी जी मैंने ये पूछा था, अगर किसी पेशेंट को लेट नाइट हो जाए तो फिर क्या कोई ऐसी चीज है जो हम दे सके और उसको थोड़ा सुकून आ जाए? अगर आप पेन की बात कर रही है ना, तो अगर मैंने बात की है, दो तरह के हेमोराइड्स होते हैं। जो आपका होता है ना रेक्टल या इंटरनल हेमोराइड, उसमें आपको पेन होती नहीं है। और जो एक्सटर्नल हेमोराइड होता है ना, उसमें आपको पेन होती है। और तब जो है वो उस टाइम पे ट्रीटमेंट फौरन जो आपने ट्रीटमेंट करना होता है ना, तब के लिए आप उसको पेन किलर दे सकते हैं। उसके अलावा आप उसको ये कह सकते हैं कि वो सीधा लेटने की बजाय थोड़ा उल्टा लेटे, ताकि उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाए और उसको पेन कम होगी उस तरह से। सीजमा जी एक कॉन्स्टिपेशन। जी जी कॉन्स्टिपेशन और हेमोराइड्स में क्या डिफरेंस है, यही पूछ रही हैं आप? जी जी। कॉन्स्टिपेशन जो है ना, वो सिर्फ ये होता है कि आपका स्टूल जो है वो बहुत हार्ड हो जाता है और इजीली पास आउट नहीं हो रहा था। और हेमोराइड जो है ना, वो आप ये कह लें कि उसकी वर्स्ट सिचुएशन है कॉन्स्टिपेशन की। मोस्टली कॉन्स्टिपेशन से नेक्स्ट हेमोराइड ही डेवलप होता है। अगर आप अपने कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट नहीं करते और वो क्रॉनिक रहती है, तो तब जो है वो हेमोराइड्स होते हैं। हेमोराइड्स में ये होता है कि आपकी फिर जो इंटेस्टाइन है ना, या आपका जो रेक्टम और एनस जो है, ये आपके इंटेस्टाइन के उसी जगह का पार्ट है ना। तो ये होता है कि जब वहां पे आपका स्टूल स्टे करता है, तो वहां पे जो वेन्स होती हैं, जो हमने बात की पहले, वेरिकोस वेन की तरह इनलार्ज और ट्विस्टेड हो जाती हैं, वहां की जो वेन्स होती है ना, वहां पे स्टूल रहने की वजह से उनकी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है। जब आप, ऐसा नहीं है कि एक दफा आपको एक दिन कॉन्स्टिपेशन रही है, आपको एक मंथ कॉन्स्टिपेशन रही, बहुत ही क्रॉनिक जब कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उससे जो है वो ज्यादा प्रेशर बिल्ट, हमेशा ही प्रेशर वहां पे रहते थे, तब वहां पे जो वेन्स होती है ना, उनकी स्वेलिंग हो जाती है। और आपको ये भी बात पता है कि जो फिसिस होता है उसमें कितने बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो वो बैक्टीरियाज जो होते हैं कुछ वहां पे वो भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। और इनके साथ ही एक और सिचुएशन भी आती है डाइवर्टिकुलाइटिस की भी। ठीक है। तो ये सारी जो कंडीशंस होती है ना, ये मिल के वहां पे काम खराब कर रही होती हैं, और ये हेमोराइड्स जो है ना, ये डेवलप हो जाते हैं। हेमोराइड्स बेसिकली यही होते हैं कि आपकी वेन्स की स्वेलिंग हो जाए, किस वजह से? आपका जो फीसिस है वहां पे उसके स्टे करने की वजह से प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर की वजह से जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। मैम, सीलियम हस्क अगर हम यूज करें तो वो मिल्क में ज्यादा इफेक्टिव होगा या वाटर में? जब हम उसको वाटर में यूज करते हैं ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, अब दो चीजें हैं। सीलियम हस्क जो है ना आपके पास, ये सोलेबल फाइबर भी होता है इसमें, और इसमें इनसोलेबल फाइबर भी होता है। आप इसको डायरिया में भी यूज करवा सकते हैं, आप इसको कॉन्स्टिपेशन में भी यूज करवा सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इवन अ सिंगल डोज में भी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन इसको यूज करने का मेथड जो है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। मैंने जो है वो बहुत लोगों को ये देखा है कि उनको डायरिया होता है, और वो रूह अफ़ज़ा में जो है या जामे शीरी में जो है वो इसबगोल डाल के पी रहे होते हैं। ठीक है। तो ये गलत तरीका है अपने डायरिया को ट्रीट करने का। अगर तो आपको डायरिया है, तो तब आप इसको योगर्ट में ऐड करके लें। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो तब आप इसको पानी में डाल के लें, या तब आप शरबत में भी ले सकते हैं। ठीक है, तब कोई इशू नहीं होता। और नीम गर्म पानी में अगर आप सीलियम हस्क डाल के लेना, तो वो और ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओके मैम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लें। मैम चैट बॉक्स देख लीजिएगा एक बार, उसमें क्वेश्चंस हैं, वो देख लें आप। ओके। अच्छा, अगर ये प्रिकॉशंस भी इफेक्ट ना करें, तो फिर अल्टीमेटली जो इसका सोल्यूशन होता है ना, वो सर्जरी ही होता है। जी, आप क्या कहना चाह रही हैं हुमैरा? आपका चैट बॉक्स में चैट है कि लिसन प्लीज। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है। डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? डायग्नोज जो है वो फिजिशियन ही डायग्नोज करता है। ब्लड टेस्ट नहीं होता इसका, आप ये कह लें कि इसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद जो है वो आपकी एंडोस्कोपी या बायोप्सी जो है ना, वो करवाई जाती है।
मैंने आपको बताया ना कि जरूरी नहीं है कि जब भी आपके स्टूल में जो है वो ब्लड पास हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको हेमोरॉइड्स हैं, ठीक है। तो वो बायोप्सी करने से जो है ना वो पता चलता है। एंडोस्कोपी सॉरी स्टमक की होती है, बायोप्सी जो है ना उससे पता चलता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है। अटेंडेंस सबकी हो जाएगी, जितने ब्लॉग पार्टिसिपेंट थे उनके अटेंडेंस हो गए, डोंट वरी गाइस। तो मैम सेशन को ओके एंड करते हैं। थैंक यू जी, वेरी थैंक मच। यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट नॉलेज। आपने अपना नॉलेज शेयर करने के लिए, अपना ग्रेट टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जज़ाकल्लाह। नो प्रॉब्लम, थैंक यू मैम। ऑलराइट, सो अल्लाह हाफिज एवरीवन। अरीबा अरीबा मेरी बात सुने, ये क्लियर करें कि सर्टिफिकेट्स उनको ही मिलेंगे जो फी पे करेंगे, चार्जेस पे करेंगे इसके। ओके, तो जिन भी लोगों ने आज अराउंड 41 पार्टिसिपेंट है जिन्होंने आज का सेशन हमारा अटेंड किया है, सो सर्टिफिकेट्स उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने इसकी क्योंकि ये पेड वेबिनार था, जिन्होंने इसकी फीस सबमिट कराई है, जिन्होंने फीस पे की है उन्हीं को इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, बाकी इसके अलावा किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। So if you guys want to get the certificate, so for that you have to pay the charges.